ब्रिक समिट में बोला गया है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको हम दोबारा से चेकआउट करेंगे और एक पीसफुल कोऑपरेशन करने की ट्राई करेंगे। तो अगेन जीएस पेपर 2 एक तो इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज लिखी है कि 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था कहां पे हुआ था? कजान में हुआ, रशिया। तो वहां पे आपने देखा होगा इनकी 50 मिनट की मीटिंग चलती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जी जिनपिंग, ठीक है, इन दोनों की। तो इन्होंने बात करी है ऑन द इशू ऑफ एलएसी। इससे पहले 15 मिनट 10 मिनट में मीटिंग निपटा देते थे जब भी एलएसी की बात आती थी, तो इस बार थोड़ा डिटेल में हुआ है, तो अल्टीमेटली टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जयशंकर जी, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि हम एलएसी वाले डिस्प्यूट को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे एक्सपेडाइटली, क्विकली, जितना जल्दी हो सके, और पीसफुल कोऑपरेशन करेंगे स्पेशली इन द लद्दाख रीजन। अभी मैप देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। और एक और इन्होंने बात करी थी, वो थी पेट्रोलिंग राइट्स। अगर आप टोटल देखोगे इंडिया एंड चाइना के बीच में लगभग आपको 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। मेजोरिटी में तो 13 से 14 हैं, पर अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लोगे तो 65 यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट। पेट्रोल का मीनिंग पता है ना, क्या मतलब होता है पेट्रोल का? वो प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न से चेकिंग करना किसी रीजन को, ठीक है, तो वहां पे दैट इज द पेट्रोलिंग। तो अभी जो डिसाइड हुआ है ये बोला गया है कि जो भी पेट्रोलिंग के लिए जिस भी कंट्री की फोर्सेस आगे आएंगी वो दूसरी कंट्री को पहले इन्फॉर्म करेंगी कि इस बार हम आ रहे हैं, अगली बार आप आ जाना। तो एक तो ये चीज यहाँ पे डिसाइड हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ध्यान से देखना, ये मैप आपको अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो इस रीजन की बात करी गई है, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप भी देखने को मिलेगा, तो दैट इज दौलत बेग ओल्डी। उसके थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे कौन सा रीजन मिलता है? देपसांग। फिर थोड़ा और नीचे आओगे, गलवान वैली। 2020 में जो क्लैशेस हुए थे वो इसी रीजन में हुए थे। उसके नीचे आ जाओ, यहां जैसे देमचौक, और एक लेक भी है जिसका 1/3 वाटर तो इंडिया के अंदर है, बाकी तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, पेंगोंग सो लेक। तो इनके बारे में कुछ बातें करी हैं। और 2 विलेजेस रहेंगे यहाँ पे, एक है दारबुक, ये वाला विलेज, और ऊपर जैसे एक और विलेज आपको मिलेगा, नाम है श्योक। श्योक एक रिवर भी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आते हैं रीजन्स, तो पहले याद रख लो। ऊपर क्या है? दौलत बेग ओल्डी। थोड़ा सा नीचे जाओगे देपसांग, और ये भी ध्यान में रख लेना हॉट स्प्रिंग एरिया है, ये बिल्कुल साइड में मिलेगा साई चीन के बॉर्डर एरिया में। ओके, तो पहली चीज तो ये आपने ध्यान में रखनी थी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वाली जो कैप मिलेगी आपको, दिस इज अक्साई चीन, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यहां पे एक ग्लेशियर मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर सियाचिन ग्लेशियर में हमें कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए एक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। और इस तरफ अगर आप चले जाओगे तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर इंडिया के मैप्स देखोगे तो हम इंडिया ही लिखते हैं। इन्होंने इसका नाम क्या रखा है? गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा लोकेशन का था। अब देखो यहाँ पे, दिस इज योर श्योक विलेज, दारबुक, तांग से, ये सारे एक लाइन में ही हैं, तो इनको आप थोड़ा सा भी बस याद रख लो। डिस्टेंस वगैरह बताया हुआ है कि दौलत बेग ओल्डी कितने दूरी पे है। तो सबसे पहले तो दौलत बेग ओल्डी के बारे में बात करी गई है, स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म यहाँ पे अलाउड नहीं है, बहुत सारे विजिटर हर साल जाते हैं कि क्या पता परमिशन मिल जाए, बट यहाँ पे आपको सिर्फ आर्मी के ही लोग मिलेंगे, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के। नेवी की जरूरत है यहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएएफ और इंडियन आर्मी वाले आपको मिल जाते हैं। तो लद्दाख रीजन में है दौलत बेग ओल्डी, और ऑल्टीट्यूड अगर देखोगे तो 16,614 फीट की हाइट पे मिल जाएगा, नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम चाइना के साथ सेपरेशन लाइन मानते हैं। और कैसे एक्सेसिबल है ये दौलत बेग ओल्डी? तो 2 रास्तों से, एक है रोड और दूसरा है फ्लाइट के थ्रू। सिर्फ फ्लाइट भी कौन सी जाती है? इंडियन एयरफोर्स की। और डीबीओ की अगर बात करें तो दुर्बक से यहां जैसे मिलेगा आपको, ओहो उल्टा बना दिया ये, चलो यहां जैसे था ये 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और उसके बाद श्योक से अगर चलोगे तो लगभग 235 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्यों है इतना कम ज्यादा? क्योंकि टेरेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हिली रीजन्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस एरिया से बना हुआ है वहां से ये डिस्टेंस बताए गए हैं।
तो श्योक विलेज एंड दारबुक वाला आपने ध्यान में रखना है। अब डीबीओ, ये दौलत बेग ओल्डी जो है, हाईएस्ट एयर स्ट्रिप भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2013 के अंदर। ये हमारा C-130J-30 सुपर हरक्यूल्स है, जिसने पहली लैंडिंग करी थी 2013, जब से ये बना हुआ है। बना कब था? तो 1962 में साइनो इंडिया वॉर हुई थी, तो हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई इसी एरिया की कि मिलिट्री या फिर स्ट्रेटेजिकली ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एयर स्ट्रिप होनी चाहिए। तो 1962 में ये चीज बनी थी। और रीएक्टिवेट इसको फिर बंद रहा थोड़े टाइम पीरियड के लिए, 2008 में दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया गया, और उसके बाद 2013 में फर्स्ट लैंडिंग हो जाती है हमारे सुपर हरक्यूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अब सुपर हरक्यूल के थ्रू जो भी वहां पे चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं, आर्मी को अगर डिप्लॉय करना है वो आ जाएगा, कोई वेपन्स लेके जाने हैं तो हरक्यूल्स के थ्रू लेके गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013। तो इंडियन एयरफोर्स की ही प्रेजेंस आपको वहां पे मिलेगी फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, खाने पीने का सामान यही लोग लेके जाते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर के लिए लॉजिस्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये दौलत बेग ओल्डी वाला, क्योंकि एयर स्ट्रिप आ गई एक तो अगर आर्मी की डिप्लॉयमेंट करनी होगी तो इजी रहेगा, फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक, अंडरस्टैंड द टर्म लॉजिस्टिक। क्या होता है लॉजिस्टिक? ट्रांसपोर्ट। तो लॉजिस्टिक हब है ये फॉर द ऑपरेशन कंडक्शन इन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को तो गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान वालों ने, ये लो गिफ्ट चाइना भैया, तो उनको दे दिया था ये गिफ्ट में। अब अगर चाइना के साथ बॉर्डर देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा आपको दिखाई देगा। सबसे पहले एक तो आपको मिलेगा वेस्ट साइड में, जिसको हम बोल देते हैं वेस्टर्न ब्लॉक। यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं मिलती। चाइना वाले किसी और लाइन को कंसीडर करते हैं, इंडिया वाले किसी और लाइन को कंसीडर करते हैं, फिर एक लेके आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे अगर लाइंस की बात करें, एक है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन अक्साई चीन को इंडिया के अंदर दिखाती है, मतलब जो हम जनरली मैप देखते हैं अपना, अक्साई चीन अपना पार्ट दिखाते हैं ना, पर अगर आप तुर्की ये तुर्की वगैरह के मैप्स देखोगे, चाइना पाकिस्तान, तो अक्साई चीन किसकी तरफ चला जाता है? चाइना वाली साइड में चला जाता है। तो जो जॉनसन लाइन है ये अक्साई चीन को अपने एरिया में कंसीडर करते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक लाइन देखेंगे तो आ जाती है आपकी मैक कार्थी लाइन, ये अक्साई चीन को चाइना वाली साइड को दिखाती है। तो मुझे बताओ, इंडिया जॉनसन लाइन को फॉलो करेगा कि मैककार्थी? पक्का मैककार्थी अक्साई चीन को चाइना वाली साइड दिखाता है। जॉनसन लाइन, अरे जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन इज प्रॉपर पार्ट ऑफ इंडिया, पर अगर चाइना वाला मैप देखोगे उसमें अक्साई चीन टिपिकली किस तरफ दिखाया जाता है? चाइना वाली साइड। तो जॉनसन लाइन को इंडिया मानता है। ये बन गया कॉन्फ्लिक्ट का जोन, लाइंस ही नहीं डिसाइड हो पा रही थी कि कौन सी लाइन रहेगी। फिर आई थी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको अब हम कंसीडर करते हैं, जहां पे वो देपसांग, गलवान वैली नीचे तक जाती है, देमचौक वाले एरिया, श्योक विलेज साइड में आपका दरबुक विलेज, तो ये सारे लाई करते हैं ऑन द साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक तो बॉर्डर आ गया लद्दाख वाले रीजन के साथ, और थोड़ा सा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के साइड, तो ये वेस्टर्न ब्लॉक आ जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश वाला। ठीक है, कौन सा पास आता है? शिपकिला, जहां से कौन सी रिवर एंटर करती है? सतलुज। तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन चला जाता है, तो यहाँ पे सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स लगे करने। खैर यहाँ पे बहुत कम आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारी एक स्टेट है यहाँ पे, दैट इज सिक्किम। और सिक्किम का एक दिन हमने पढ़ा था, कौन सा इशू? डोकलाम। डोकलाम। अब देखो, जब डोकलाम प्लेटू की बात करेंगे, तो प्लेटू तो 3 कंट्रीज में फैला हुआ है, एक तरफ इंडिया, ऊपर चाइना, और साइड में भूटान। पर जो इसका रीजन अगर बोलोगे डोकलाम रीजन, तो दैट इज सोलली लोकेटेड इन भूटान। डोकलाम इशू, ठीक है, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो 14 किलोमीटर का हम पढ़ते हैं ना चिकन नेक कॉरिडोर, वो यहीं पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 2 जगह और देखी थी हमने भूटान में, कौन कौन थी? ऐसे है ना भूटान आपका, बताओ वो 2 जगह कौन कौन थी? जाकर लूंगे, पासम लूंग, इतने इजी नाम है, जाकर लूंगे, पासम लूंग। चाइना ने इनको एक्वायर करके रखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाता है भूटान का डोकलाम वाला रीजन। अब चाइना बोल रहा है कि इनको मैं वापस कर दूंगा, जबकि ये भूटान का ही है, पर चाइना बोल रहा है कि मैं आई विल रिटर्न दिस, पर रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? डोकलाम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नीचे इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है, और चिकन की जब मुंडी को मरोड़ा जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे लिए दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिमांड रहती है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप सुनते रहोगे, ये भी मौसम के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेम्परेचर यहाँ पे भी बहुत डाउन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है लाइन, ये ब्लू वाली, ईस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं, और लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन।
खैर चाइना इसको कंसीडर नहीं करता, पर हम मैकमोहन को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि चाइना बोलता है कि मेरी टेरिटरी है ये, फिर नाम लग जाता है देने, यहाँ पे जो विलेजेस इंडिया के हैं उनको चाइनीज नेम देके सोचता है ये हमारे पास चला जाएगा। तो दैट इज द ईस्टर्न साइड, हाईली कॉन्फ्लिक्टेड। तो वेस्टर्न वाला और दूसरा ईस्टर्न वाला, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फाइट्स मिलेंगी। मिडल वाला जो है वो लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है, जो हिमाचल एंड ऑल आप देखोगे यहाँ पे बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर? चलें थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे देख लो पेंगोंग सो लेक पड़ी, तो इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो वाटर अवेलेबल है सिर्फ 1/3, बाकी रेस्ट ऑफ द वाटर तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना। अब चाइना ही लिखते हैं मैप्स के ऊपर भी, तो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये वाला जो वाटर अवेलेबिलिटी है ये भी इनको ज्यादा मिल जाती है। अब की इश्यूज क्या क्या हैं इंडिया चाइना बॉर्डर को लेके, तो 2024 जो रिसेंट वन है, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट की बात करी गई है, और जो भी पेट्रोलिंग करेगा वो दूसरी कंट्री को पहले बता देगा, मतलब इंडिया एंड चाइना दोनों एक दूसरे को बता के करेंगे पेट्रोलिंग जब भी करेंगे। और कौन कौन से रीजन्स मेनली मेंशन करे गए हैं, तो एक देपसांग वाला एंड दूसरा देमचौक वाला। और फर्दर डी एस्केलेशन पे बात कर रहे हैं कि कोई भी इस जोन में नहीं आएगा। खैर अभी हुआ नहीं है, अभी पेट्रोलिंग पॉइंट पे बात करी गई है, जो भी पेट्रोल करेगा वो बताएगा। ये बात नहीं करी गई है, ये बोला है फ्यूचर के लिए डी एस्केलेशन, मतलब फ्यूचर में हम आर्मीज को यहाँ से सेपरेट कर देंगे, पीसफुल बॉर्डर अपना बना देंगे। पर हमें आज 4 थ्योरीज देखनी है कि क्यों चाइना इन रीजन्स को चाहता है जो इंडिया की टेरिटरीज है, और स्पेसिफिक एरियाज अरेंजमेंट्स करी गई है, दैट इज द पेट्रोलिंग अरेंजमेंट। तांग से रह गया यहाँ, हाँ तांग से, ये मुझे यांग से दिखा, यांग से रिवर है कहाँ पे, चाइना के अंदर। कौन से वाली है वो, यांग से। चलो एक और होमवर्क आज के लिए, यांग से के बारे में पढ़ के आओगे। यांग से, ये तांग से है जो हमारे लद्दाख वाले रीजन में मिलेगा, वो जैंगपो है, वो जैंगपो है। आप यांग से के बारे में देख के आओगे। नहीं, आराम से देखना, अभी मत देखो, ठीक है। ओके, तो ये अभी तांगसे वगैरह जो बीच के हमने कुछ विलेजेस देखे, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया है। दूसरा डी एस्केलेशन बोली है, फ्यूचर में हम वहां से डिप्लॉय करने की नहीं ट्राई करेंगे, ना इंडिया वाले ना चाइना वाले। अभी जो अरेंजमेंट हुई है वो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट करी गई है, कि जो भी पेट्रोल करने के लिए आएगा वो एक दूसरे को बता देगा। तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 में भी एक साइन हुआ था, पहले भी ये कॉन्फ्लिक्ट आ रखी हैं, तो यहाँ पे भी बोला गया है एक नया रिजीम बनाएंगे, नए प्रोविजंस बनाएंगे। अभी बने नहीं है, बनाएंगे, तो खैर बनेंगे नहीं बनेंगे वो आगे की स्टोरी है। अब थ्योरी क्या क्या है इन चाइनीज एक्शन के ऊपर, क्यों चाइना बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे वेस्टर्न ब्लॉक पे या फिर ईस्टर्न ब्लॉक के ऊपर, उसके लिए 4 थ्योरीज दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 से ये क्लैशेस ज्यादा इमर्ज कर जाते हैं, जब गलवान वैली वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा, अब यहाँ पे हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे, ये थ्योरीज आपके मेंस के एग्जाम में काफी रेलिवेंट रहेंगी। सबसे पहले तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, चाइना को जो लगता है कि ये मेरा रीजन है, ये मेरी टेरिटरी है, वो चाहते हैं कि हमारे अंडर हो जाए। तो अब बड़े सारे एरिया है फिर तो इंडिया के, इतना एरिया इंडिया का ये आ गया, फिर आगे जाओगे ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन ये आ गया, तब तो इनकी है सारी टेरिटरी। तो फर्स्ट थ्योरी जो इंडियंस बिलीव करते हैं, दैट इज द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, कि जो चाइना क्लेम करता है कि मेरी टेरिटरी है, वो उसको अटेन करने की ट्राई कर रहा है, वेदर इट इज इन इंडिया। साउथ चाइना सी के बारे में आपने सुना होगा, फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में बार बार न्यूज आर्टिकल आते रहते हैं, क्योंकि नाम में है साउथ चाइना सी, तब तो इंडिया के नाम में, फिर इंडियन ओशन के अंदर तो इंडिया का भी नाम है, फिर तो आप ट्रेड ही बंद कर दो उस रीजन से, ठीक है। तो वो नाम के बेसिस पे क्लेम करने की ट्राई करता है कि ये टेरिटरी चाइना की है, दैट इज द फर्स्ट थ्योरी। तो बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान का आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल के तहत, साउथ चाइना सी आ गया, डोकलाम वाला रीजन आ जाएगा, एंड LAC हमारा इंडिया वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर, अब जब आप देखोगे बिडेन का टाइम, इवन ट्रंप का टाइम देखोगे, तो इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी इंप्रूव हुए, हमने क्वाड जैसे ग्रुप्स के अंदर काफी एक्टिव रोल प्ले किया, तो इससे कहीं ना कहीं चाइना को जेलसी फील हुई, उनको लगा कि इंडिया का रुझाव ज्यादा कहाँ को जा रहा है, यूएस और चाइना ऑलरेडी ट्रेड वॉर में है, मेन मुद्दा तो हट फिर के पैसों के ऊपर आएगा। तो चाइना ने एक रिमाइंडर दिया है इंडिया को LAC के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करके, कि जो आप बोल रहे हो ना, ये क्वाड के लिए आपको धमकाया जा रहा है, बीच में धमकी तो नहीं बोलेंगे, प्रोवोक बोलेंगे, वर्ड प्रोवोक ज्यादा बेटर है, कि मिलिटराइज कर देते हैं क्वाड वाले ग्रुप को, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमारे साथ आपकी बाउंड्री 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो वो चीज जो है एक वार्निंग तरह भी यहाँ पे इनकी थ्योरी मानी जाती है। एंड थर्ड जो आती है
रिस्पॉन्स टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दौलत बेग ओल्डी जैसे यहाँ पे हमने एयर स्ट्रिप बना रखी है, रोड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी दे रखी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमने इस रीजन में बहुत ज्यादा करी है। तो एक जो रीजन है चाइना की तरफ से वो ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रैपिडली डेवलप कर रहा है, वो फिर टनल्स हो, पासिस हो, जो मर्जी हो, तो उसके लिए भी एक क्या बोला है चाइना ने, बोला है कि थोड़ा इसके ऊपर भी कंट्रोल ही रखें, क्योंकि अगेन हमारा जो बॉर्डर है वो आपके साथ बहुत ज्यादा है। एंड रिएक्शन टू इंडिया 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। अब 2019 में रिवोक कर दिया गया था एक आर्टिकल, कौन सा, 370, आर्टिकल 370, जिसके तहत जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को वो रिमूव कर दिया जाता है और 2 यूटीज बन जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर की एंड लद्दाख की। तो दूसरा जो यहाँ पे बोला हुआ है वो ये रीजन दे दिया है कि आपने रिवोक किया था 2019 का, तो एज अ वार्निंग हमने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया एट द गलवान वैली। ठीक है, तो बाउंड्री के इशू इंडिया एंड चाइना के, ये इन सारे रीजंस के बेसिस पे 4 थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने देखी एक्सपांशन वाली, वे फॉरवर्ड में आप इनको यूज कर सकते हो, इंडिया चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है वहां पे इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देन स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर इंडिया और यूएस की वजह से। एंड थर्ड, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कुछ दौलत बेग ओल्डी जैसे रीजन्स के अंदर, इवन हम बहुत सारे अपने जो विलेजेस हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए। एंड फोर्थ जो दिया जाता है वो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 2019 में, उसको रिमूव कर दिया गया। तो एक रीजन ये भी दिया जाता है कि एक रिमाइंडर की तरह चाइनीज जो है दे गिव रिमाइंडर टू इंडियन गवर्नमेंट। एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स वाली टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी चीजें, जो भी मिलिट्री अब देखो यहाँ पे ना, ये तो लोगों की तरफ से है, राइटर की तरफ से है वे फॉरवर्ड। अब इतना सेंसिटिव जोन है, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रखी जा सकती, पूरी डिटेल तो पब्लिक में नहीं दी जा सकती, कौन सा बैठा हुआ है जो गड़बड़ कर दे फ्रॉम द पब्लिक ओनली, तो सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा सकती। खैर राइटर ने बोला है ट्रांसपेरेंसी पे फोकस हो, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है इन रीजन्स के अंदर वो पब्लिक को भी बताई जाए। खैर मैं इस चीज को तो डिनाई करूंगी क्योंकि सेंसिटिव जोन है। कनव गुड मॉर्निंग। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी ये फ्रेजाइल, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, वो डोकलाम वाला हो, एलएसी वाला हो, जो मर्जी हो, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, प्रॉपर कंक्लूजन्स निकल के आने चाहिए। पर वहीं पे जब हम डिबेट्स की बात करते हैं तो हमने देखा था कि बिल्स के ऊपर भी प्रॉपर डिबेट्स नहीं बची हैं। 5 बिल आते हैं, उसमें से भी एक के ऊपर डिबेट होती है, और डिबेट भी इतने जल्दी खत्म करी जाती है जितनी पहले नहीं होती थी। तो एक तरह से यहाँ पे डिबेट के ऊपर फोकस करा गया है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। नाउ डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, एक तरफ एक ही गवर्नमेंट चल रही है चाइना वाली, एंड इंडिया के अंदर है डेमोक्रेसी। खैर डेमोक्रेसी के यहाँ पे अगेन राइटर ने ये पॉइंट बोला है, पर मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि इंडिया के अंदर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, और फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा होगा जो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, इनको ये सारे राइट्स नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हम नहीं बोल सकते। अगर इंफॉर्मेशन लीक करती है तो अल्टीमेटली हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनके ऊपर ज्यादा डेंजर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे खैर ये तो व्यू पॉइंट है बाय राइटर, पर आपको मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी बता दी। और डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे बोला गया है कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, थ्रू वेरियस वेबसाइट जो भी होती हैं, ट्विटर आ गया, जो भी चीजें हैं, तो वेरियस व्यू पॉइंट लोगों से भी लिए जा सकते हैं, ताकि जो फॉरेन पॉलिसी है वो और ज्यादा बेटर हो सके, बेटर डिसीजन हम बना सके।